गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में कुछ एक्सरसाइज 3.3 लगा रहे थे, जिसमें हम लोग ने कुछ दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दे वर नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट टू स्टडी। बट नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, द क्वेश्चन नंबर 3 इज, look at this. There are 6 questions, out of which I will solve only 3. Okay, so let me solve the first. The difference between the two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. I am just directly giving you the algebraic expression as algebraic equations regarding it, and it is quite easy to solve for you. Okay, the difference between two number is 26. Let one number is one number be x and another is y. So if difference difference between two number is, मैं between short में लिखा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग फुल लिखिएगा, ठीक है ना। two number is 26 and then x minus y is equal to 26। और क्या दिया है, also given one number is 3 times of other, one number is 3 times the other, one number is 3 times the other, यानी कि x is equal to 3y। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए, पुट सेकंड इन 1। ठीक है, डायरेक्टली इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो 3y इसमें आ जाएगा। वी हैव 3y minus y is equal to 3y minus y is equal to 26। 3y minus y is equal to 2y equal to 26 and y is equal to 13। ओके, y की वैल्यू आ गई, पहले एक नंबर y इक्वल टू 13 है, सो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 13, क्या हो जाएगा 39। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक, फर्स्ट लगा दिया, एक क्वेश्चन और लगा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 3 लगा दूं या 4 लगा दूं, फोर्थ बड़ा है इसलिए। ओके, और कोई आप में से कोई चाहता है, वरना मैं 4 लगा दे रहा हूँ। 4 देखिए, a taxi charges in a city consist of a fixed charges together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge is paid is 105, and for a journey of 15 km, the charges are paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling the distance of 25 kilometer? एक मिनट, fixed charges for the distance. For a distance of 10 kilometers, the charges paid is 105 rupees, and for a journey of 15 kilometers, charges paid is rupees 150. What is the fixed charges? देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है। A taxi charges in a city consists of fixed charges together with the charge for a distance covered. Okay.
देखिए यहाँ पर ये दिया है कि एक फिक्स चार्ज तो लगेगा टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस, यानी कि जैसे कि आप किसी टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले ने बोला कि आप चाहे डिस्टेंस 10 किलोमीटर चलो या कुछ भी चलो, अगर आप टैक्सी में बैठ के सिर्फ 2 किलोमीटर बाद भी उतर गए तो आपको सर्टेन अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि मतलब टैक्सी में बैठने का ही किराया हो गया 100 रुपये। अब 100 रुपये तो आप टैक्सी में बैठे तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप अगले बस 2 कदम आगे उतर जाओ। लेकिन अगर हर 10 किलोमीटर चलोगे तो आपको 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 105 रुपीज, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या लिखा है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर चलोगे तो आपको 155 रुपीज देना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, आपको एक वो जो फिक्स चार्ज है ना वो नहीं पता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो a taxi charges a taxi in a city consists of a fixed charge together with a charge for a distance covered, यानी कि अगर आपने फिक्स चार्ज इस तरह से समझिए, कोई एक्स रुपीज का चार्ज लग रहा है ना, एक्स रुपीज का चार्जेस लग रहा है फॉर द चार्जेस पेड इज the discharge distance of a 10 kilometer, the charges paid। इसको एक बार क्वेश्चन को पेंडिंग रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट में बाद में बताता हूँ, है ना। एक बार अगले क्वेश्चंस को लगाते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे थोड़ा सा डाउट्स हैं इसमें, ठीक है ना। मैं इसे अगली क्लास में बताता हूँ, तब से क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है ना। जो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, ठीक है, इफ 2 is added to both numerator and a denominator, okay, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। देखिए एक फ्रैक्शन है x by y के टाइप का, फ्रैक्शन कैसा हो गया, x by y के टाइप का। बोला गया कि अगर इसमें 2 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, 9/11। अगर इसी फ्रैक्शन में आप क्या ऐड कर दें, इफ 3 एडेड तो ये 5/6 बन जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि ये x और y, ये फ्रैक्शन कौन सा है, ये x by y क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आसान है, इक्वेशन तो यही बनेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा, ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या लिख देंगे, 11 टाइम्स ऑफ x plus 2 is equal to 9 टाइम्स ऑफ y plus 2, ओके। नेक्स्ट देखिएगा ये वाला इक्वेशन, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से इधर आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ x plus 3 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y plus 3, ओके। अब इक्वेशन इसे और सॉल्व कर लेते इस इक्वेशन को, तो 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11x minus 9y is equal to 22 इधर आ जाएगा, -22 तो हो जाएगा -4, ओके। या इधर ही रहने दीजिए, +4 कर दीजिए, +4 इक्वल टू 0। इसको देखिएगा, इसको कर रहा हूं, 6x plus 18 इक्वल टू 5y plus 15, है ना। अब देखिएगा 6x में से ये 6x minus 5y, 15 इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में से किसी एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर
कि कौन सा ले ले, सेकेंड ही ले लेते हैं। चलिए एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, रीड रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है, 6x इक्वल टू 5y minus 3. This implies that x is equal to 5y minus 3 upon 6. ओके, यहां तक हो गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। पुट इक्वेशन 3 इन 1। इक्वेशन 3 को कहां रख देंगे, 1 में। अब जब इसे 1 में उठा के रखेंगे तो देखिएगा, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं। इक्वेशन क्या है आपका, 11 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 से कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको डायरेक्टली फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 11 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 55y माइनस 11 3 जा 33 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी कि पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ लीजिए इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो 55 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 330 y माइनस एंड 80 180 एंड 18 198 ओके, प्लस माइनस 54y प्लस 24 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 6 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया। गलती ये हुआ कि अगर इसमें 6 मल्टीप्लाई करें, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। 55y माइनस 33। अब ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 55y में से 54y जाएगा तो क्या आएगा, y माइनस 33 प्लस 24, तो आपका सॉल्व होके आ जाएगा 9। ओके, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब जब y की वैल्यू 9 आ गई तो आप आइदर ऑफ द इक्वेशन में रख दीजिए, या फिर ये जो था x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2। इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? हाँ, इस पूरे इक्वेशन में मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला 6 तो रिमूव हो जाएगा, ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, जी सर। यहाँ लिख दे रहा हूँ, रुकिए। मल्टीप्लाइंग बाई 6 बोथ द साइड्स। ठीक है ना, अब देखिएगा x प्लस 2 एंड y प्लस 2 की वैल्यू क्या थी, 9/11। इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है, 9। 9 प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 9 अपॉन 11। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 7। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो कौन है, 7/9। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलजेब्रिक इक्वेशन लिखवा दूं। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, है ना। 5 साल बाद जेकब की एज 3 times हो जाएगी उसके सन के, ठीक है ना। तो जेकब एंड जेकब्स सन, ये देखिए दो लोग हैं, जेकब है, जेकब सन, जेकब का बेटा है। तो क्या कह रहा है, 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो पहले इनकी प्रेजेंट एज मान लें, लेट जेकब प्रेजेंट एज इज x, है ना। तो आफ्टर 5 years, तो जेकब की एज क्या हो जाएगी, x+5। अब क्या बोला, आफ्टर 5 years द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो ये जो जेकब की एज है ना, ये एक काम करो, रुको ध्यान से समझना, किसकी एज छोटी होगी, जेकब या जेकब के सन की, जेकब के सन की। तो इसी को x मानो, हमेशा कोशिश करो छोटे वाले को। अब देखना 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी, जेकब के सन की x+5। अब कहा है कि 5 साल बाद जब जेकब के सन की एज x+5 हो जाएगी तो जेकब की एज अपने बेटे के 3 गुना हो जाएगी, यानी कि इसकी एज क्या हो जाएगी, 3 times of x+5, ठीक है ना। अब क्या बोला है, 5 years ago, 5 साल पहले, एक चीज और कर सकते हैं, इसको ऐसे 2 वेरिएबल्स में हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसको 2 वेरिएबल में कर लेते हैं। इसको ऐसे कर लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन इज x एंड जेकब इज y। तो इसकी एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5, एंड इसकी एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+5। एंड 5 साल बिफोर 5 years, 5 साल पहले क्या बोला है, जेकब एज वॉज 7, 5 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी, y-5 एंड इसकी x-5। अब देखो क्या बोला है, ये कहा है कि 5 साल बाद जो एज आई है ना, वो जेकब के सन की जो एज है वो 3 times है। पर 5+5 को 3 से इंटू तो करो। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो, पांच साल पहले जेकब की एज 7 टाइम है उसके सन की। अब देखिए समझा रहा हूं मैंने जेकब की एज को x माना, जेकब के बेटे की एज को x, जेकब के एज को y माना और जेकब के सन को x। आप इसको y, इसको x, उसको y मान सकते हो। 5 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, y+5 x+5, और 5 साल पहले क्या होगी, y-5 एंड x-5। अब क्या होगा, आपको दिया है कि 5 साल बाद क्या हुआ, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। द एज ऑफ जेकब विल बी, ये जो y+5 होगा, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, मैंने उल्टा लिख दिया है। द एज ऑफ जेकब की एज जो 5 साल बाद आई है वो 3 times ऑफ एज ऑफ सन हो जाएगी 5 साल बाद। और अगला जानकारी क्या दिया है, 5 years ago, 5 साल पहले, द जेकब्स एज, जेकब की एज क्या है, जेकब की एज y-5, 5 साल पहले, द एज विल बी 7 times दैट ऑफ हिज सन, सन की एज का 7 टाइम हो जाएगी 5 साल पहले, ठीक है ना। अब बस इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड सॉल्व करना है। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया हो, नहीं आया, सर एक मिनट फिर से समझाओ। कोई नहीं, मेरे को भी लग रहा था नहीं आया होगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जेकब एंड जेकब का बेटा, बाप बेटे हैं, बाप की एज को y माना, बेटे की एज को x माना, सिंपली। तो 5 साल बाद, आज मेरी अगर एज 15 है तो 5 साल बाद 20 हो जाएगी, 15+5, और 5 साल पहले क्या थी, 15-5, ऐसा ही है।
तो 5 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, y+5 एंड x+5, और 5 साल इस प्रेजेंट से 5 साल पहले क्या होता है, y-5 एंड x-5। यहाँ तक आ गया। यस सर। अब देखना है, अब आपको बोला है कि 5 साल बाद जो एज आई ना दोनों की, उनके बीच में रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया कि जो 5 साल बाद जेकब की एज होगी, जो बाप की एज होगी ना, वो बेटे के 3 गुना होगा, ठीक है। और 5 साल पहले जो एज आई दोनों बाप बेटे की, उसमें ये रिलेशन है कि जो बाप की एज होगी वो 7 टाइम होगी बेटे के, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन आ गए, इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अभी भी किसी को प्रॉब्लम जो नहीं आया हो? नो सर, आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, करके बताऊं? सर कर लेंगे। ठीक है, तो यही था। यहाँ पर लिख देंगे लेट द प्रेजेंट एज इज दिस, सो आफ्टर 5 years, यहाँ ये लिख दीजिए लेट द प्रेजेंट एज is y and x years. So after 5 years this will be this and from the given information ये दो रिलेशन निकल के आएंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो इसमें बच रहा है वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। टिल देन उस एक क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइएगा। अगर आप लोग कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा जरूर से। एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक एलिमिनेशन मेथड के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, ठीक है ना। क्या है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में ध्यान दीजिएगा। देखिए सब्स्टिट्यूट में क्या हो रहा था, जब दो इक्वेशन आपको दिए थे, जो हम लोग का जो तीनों मेथड है ना, तीनों में एक बात कॉमन है। तीन मेथड कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों में एक बात कॉमन है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए था, आप उसे 1 वेरिएबल बनाते हो और फिर सॉल्व कर देते हो, तो एक का आंसर आ जाता है, फिर वापस उठा के उसको दूसरे में रखते हो तो दूसरा आंसर आ जाता है एक्स का। तो यहाँ पर भी यही है, एलिमिनेशन में भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल की प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। जैसे ये 1 वेरिएबल की प्रॉब्लम में चेंज होगा, हम लोग इसे सॉल्व करना फर्दर जानते हैं। तो कैसे करेंगे ये काम? सब्स्टिट्यूट में क्या कर रहे थे, दो इक्वेशन दिए थे, उनमें से किसी एक इक्वेशन को x और y को मतलब x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में लिख रहे थे। फिर जैसे ही पता चल रहा था कि x y के टर्म्स में क्या होगा, उसको उठा के अदर इक्वेशन में रख दे रहे थे, तो वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जा रहा था। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली बिना एक्स वाई के टर्म्स में चेंज किए हम लोग दिए गए इक्वेशन में ही कुछ ऐसा कॉमन कर देंगे कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो एक्स या वाई उनमें से एक जन गायब ही हो जाए। जैसे ही एक्स या वाई दोनों में से, दोनों इक्वेशन में से वाई या दोनों में से एक्स गायब हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन वापस बन जाएगा। और जैसे लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, आप सॉल्व करना जानते हो। तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया है 2x + 4y = 16 और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x + 2y = 15। मैं कहा इसे सॉल्व करो, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, आपको ये पता है इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हर इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। कैसे? इक्वल का साइन लग गया ना, इक्वल का साइन तो तभी लगेगा जब बैलेंस होगा इक्वेशन। ये 16 इस पूरे के बराबर है, यही मतलब है, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। यानी कि अगर तुम्हें इसे ये बैलेंस को मेंटेन रखना है तो जो काम इधर करोगे वो इधर भी करना पड़ेगा, जो कुछ इधर मल्टीप्लाई करोगे वो इधर भी करोगे, जो ऐड करोगे तो इस साइड वो इधर भी, इसी तरह सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड भी। तो इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, इनमें से x का कोफिशिएंट दोनों में एक जैसा कर दो या फिर y का कोफिशिएंट एक जैसा कर दो। तो चलिए x का एक जैसा करते हैं। तो 3 और 2 दो नंबर है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। तो दोनों को हम लोग क्या बनाएंगे, 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
बैलेंस रखने के लिए। इसी तरह 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6x, 4 3 जा 12y इक्वल टू 48। ये बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 3 2 जा 6x प्लस 4y इक्वल टू 15 2 जा 30। अब ये लेफ्ट में लेफ्ट का जोड़ दो, राइट में राइट का जोड़ दो। जोड़ भी सकते हैं कि नहीं, पहले ये क्वेश्चन, क्या हम इस लेफ्ट में इस लेफ्ट को जोड़ सकते हैं, इस राइट में राइट को जोड़ सकते हैं, यस और नो? अगर यस तो क्यों, नो तो क्यों? या फिर मैं बोल दिया आप लोग मान लोगे? कोई बता सकता है? सर एक बार वापस बोलना क्या? मैं कह रहा हूं कि इस पोर्शन में मैं ये नीचे वाला जोड़ दूंगा और इस 48 में मैं इस 30 को जोड़ दूंगा। तो ये बात सही है कि नहीं है? क्यों गलत है सर? हाँ, वेरी गुड। और कोई? सर फिर ये सर साइन चेंज करके ये कट जाएंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा। नहीं, मान लो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, चलो मैं मान लो साइन नहीं चेंज करता, मैं बस ऐड करना चाहता हूँ, तो आप लोगों का कहना है गलत है ये, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ये सही है। मैं ये नहीं चाहता कि एक्स एलिमिनेट हो, वाई एलिमिनेट हो, बस इस बात को समझो। वेइंग मशीन आप लोग जानते हो, जैसे सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो वो तौल के देता है, तो उसका जो वेइंग है, मतलब जिस पर वो तौल रहा है चीजों को, जो तराजू है, ये नीडल है इसकी। यहां पर ये 6x प्लस 2y, और यहाँ अगर ये 6x प्लस 2y है तो यहाँ पर क्या आएगा? सर 12y है। 12y है। यहाँ 6x प्लस 12y है तो यहाँ 48 आएगा। ये वही है कि आपने 1 किलो ऑरेंज रखा तो 1 किलो का वेट यहाँ आ गया। अगर आप 1 किलो एप्पल यहाँ रखते हो तो 1 किलो का वेट और रखना पड़ेगा। इस 1 किलो वेट के बराबर कौन है? ये 30। तो अगर मैं यहाँ पर 6x प्लस 4y रख दूंगा तो यहाँ पर 30 आएगा या नहीं आएगा? यानी कि मैंने यहाँ पर चीजें ऐड की या नहीं की? और ये नीडल का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, इस लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर दे, राइट को राइट से ऐड कर दे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक नया इक्वेशन बन जाएगा एक्स और वाई में, लेकिन वो काम का नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये एक्स से एक्स हट जाए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। यहाँ पर से आप 6x प्लस 4y इसमें से हटाएंगे, 30 इसमें से हटाएंगे, तो क्या होगा जब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो देखिए 6x प्लस 12y में से माइनस करेंगे क्या, ये वाला चीज, 6x प्लस 4y इक्वल टू 48 माइनस 30, ये हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 12y माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 18, ये हो गया। 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एंड 12y में से 4y जाएगा, 8y। ओके, क्या आया? 8y इक्वल टू 18। अब तो y की वैल्यू क्या आ गई? 18/8, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 4/9, या इसको क्या लिख देंगे 2.5 है ना, नहीं 2.25 आएगा। हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आप लोग को ये बात जो मैं बोला? नहीं आया अभी भी कोई किसी सर को? आगे समझ में। कि ये काम क्यों करते हैं, मतलब ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस है। तो ये देखिए हुआ क्या, इस इक्वेशन में क्या कहीं x है? नहीं है। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐसा बनाया कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया।
मैं ऐसा काम y के लिए भी कर सकता था, मैं 4 और 2 का एलसीएम लेता आता 4, तो पहले वाले इक्वेशन को इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, इसको 1 से करता, ठीक है, तो ये तो 30 हो जाता, ये 16 का 16 रहता, और इस बार y एलिमिनेट हो जाता, x रह जाता, तो x रह जाता, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल देते, जैसे ही x की वैल्यू उठा आती वापस उठा के इनमें से किसी एक में रखते, y निकल जाता। कोई प्रॉब्लम जिसे ना आया हो एलिमिनेशन मेथड? एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ, 2 इक्वेशन दिए हैं, उनमें से आप डिसाइड कर लीजिए x या y किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को आप सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जो दोनों बन के आएगा। तो दोनों नंबर जो भी बनाना है आप ये ध्यान रखिए कि क्या मल्टीप्लाई करे कि वो बन जाए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका इक्वेशन, नया इक्वेशन रेडी हो जाएगा, उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी करना रहे कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, दूसरे का आप खुद से पुट करके निकाल लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। टिल देन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर टू आस्क इट। ओके, थैंक्स।